आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, HAI इन्फेक्शंस। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस है जो किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे के दौरान हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद 48 आवर्स के बाद में किसी भी कंडीशन में किसी भी मरीज को हॉस्पिटल के किसी भी एरिया में डेवलप हो जाता है, चाहे वो इमरजेंसी रूम हो, चाहे वो OT हो, चाहे वो क्रिटिकल केयर यूनिट्स हों या फिर हमारे जनरल वार्ड्स हों। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को बेसिकली कुछ पैरामीटर्स में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशन क्या है या फिर क्या क्या इन्फेक्शंस को हम लोग कलेक्ट करते हैं इंडिकेटर डेटा के रूप में। फर्स्ट आता है हमारा फिलीबाइटिस। फिलीबाइटिस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इन्फ्लेमेशन इन द वेन। तो ये हमारा फर्स्ट इन्फेक्शन होता है जो किसी भी पेशेंट को आफ्टर द हॉस्पिटल स्टे कैनुला लगने के बाद कोई भी वेन में थ्रोम्बोफिलीबाइटिस होने के कारण या फिर वेन की जो हमारी इनरमोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका इंटिमा, उसके इरिटेट होने की वजह से फिलीबाइटिस कॉज हो जाता है। सेकंड पैरामीटर होता है हम लोगों का CAUTI यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये हमारा सेकंड पैरामीटर है। किसी भी पेशेंट को जिनको कैथेटर यानी कि फॉलिस पड़ा हुआ है, चाहे वो सिलिकॉन फॉलिस हो या फिर नॉर्मल रबल कैथेटर हो, जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे के दौरान में फोलिस डाला जाता है या फिर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और उनको आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे अगर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ आती है या वो पेशेंट कोई सिम्टम शो करते हैं जैसे कि बर्निंग, मैचुरेशन का, फीवर का या फिर उनका लिकोसाइट्स काउंट्स बढ़ जाते हैं, तो दैट मीन्स कि ये इंडिकेट करता है पेशेंट को CAUTI कॉज हो चुका है। थर्ड पैरामीटर आता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या फिर हम इसको कह सकते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट। कोई भी पेशेंट जिनको वेंटिलेटर लगा हुआ है या वो पेशेंट जो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे हैं उनको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि फीवर का आना, उनके लिकोसाइट्स काउंट बड़े होना, एक्सेसिव सिक्रेशंस का होना, तो ये सारे सिम्टम्स शो करते हैं कि पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट जिनको वेंटिलेटर लगा हुआ है उनकी स्क्रीनिंग के लिए हम लोग ट्रैकियल कल्चर भेजते हैं या फिर ET ट्यूब का कल्चर भेजते हैं और 48 आवर्स के बाद पे अगर कल्चर में कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ प्रेजेंट आती है तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग HAI की कैटेगरी में यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। फोर्थ पैरामीटर आता है हम लोगों का सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस ये वो केसेस होते हैं किसी भी पेशेंट की सर्जरी होने के बाद, चाहे वो किसी भी टाइप की सर्जरी हो, क्लीन सर्जरी हो, क्लीन कंटामिनेटेड सर्जरी हो या फिर इम्प्लांट के केसेस हो, इनकी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम इनको ट्रीट करते हैं। क्लीन सर्जरीज़ को फॉलोअप करने का टाइमिंग 30 डेज़ का कंसिडर किया जाता है और इम्प्लांट वाले केसेस को 365 डेज़ के लिए कंसिडरेशन दी जाती है। तो अगर कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में स्टे करके गया है और उसकी सर्जरी या सर्जिकल प्रोसीजर हमारे हॉस्पिटल में परफॉर्म हुआ है और आफ्टर दी 48 आवर्स ऑफ सर्जरी पेशेंट को कोई सिम्टम आ रहे हैं जैसे कि फर्स्ट डिस्चार्ज होना, पेशेंट को फीवर आना, उसके लिकोसाइट्स काउंट बड़े होना, रेडनेस होना सर्जिकल साइट के एरिया पे या फिर पेशेंट को सर्जिकल साइट पे जब हम टच करके देखें तो वो एरिया हमें बहुत ज़्यादा वार्म फील होना, तो ये सब इंडिकेट करता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के सिम्टम्स को। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ को कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं और अगर उस कल्चर सेंसिटिविटी में कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है या कॉलोनीज काउंट बढ़े हुए आते हैं तो ऐसे केसेस को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है निडलिस्टिक इंजरीज़। निडलिस्टिक इंजरीज़ वो इंजरीज़ होती है जो कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हॉस्पिटल में काम करते समय हो जाती है। इसके साथ साथ इंक्लूड किया जाता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर्स। तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर्स भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हॉस्पिटल में काम करते समय कोई भी यूरिन, कोई भी ब्लड या कोई भी बॉडी फ्लूइड टच हो जाने के कारण हो जाते हैं। तो ऐसी इंसिडेंसेस को हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होता है।
नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारा हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस को एज पर द WHO गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, यानी कि हैंड वॉशिंग के जो 7 स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग मॉनिटर किया जाता है। साथ ही साथ WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, कब कब हमें हैंड हाइजीन को परफॉर्म करना है, इंडिकेशंस भी बताए गए हैं। तो हॉस्पिटल में काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उन 5 मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर होता है हम लोगों का हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर्स, यानी कि हापो। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर्स बेसिकली उन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है जो कि बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साथ में जो पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, RTA वाले पेशेंट्स, या फिर जिन पेशेंट्स को फ्रैक्चर हो जाता है, ओबेस पेशेंट्स होते हैं जो मोबिलाइज नहीं हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास में आते हैं जो कि ऑलरेडी बेड सोर को लेकर के आते हैं। तो ऐसे बेड सोर्स को हम लोग आउटसोर्स की कैटेगरी में या फिर आउटसाइडेड बेड सोर की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो हापो का भी सेम क्राइटेरिया रहता है कि अगर कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में 48 आवर्स से ज़्यादा स्टे करता है और 48 आवर्स के बाद में हमारे हॉस्पिटल में रहते हुए उसको बेड सोर डेवलप हो जाता है, तो ऐसे केसेस को हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर्स की कैटेगरी में रखना होता है। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे के दौरान हो जाते हैं। होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों को हर एक पैरामीटर के बारे में एक अलग से वीडियो देने पाऊँ। ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट शेयर करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।